Good looks, smashing acting debut, back-to-back hit films, and then it all came crashing down one day. एक अफवाह ऐसी उड़ी कि सुनीता हैज़ फाइल्ड फॉर डिवोर्स फ्रॉम गोविंदा, हर हस्बैंड ऑफ 38 ईयर्स, और रीज़न है चीटिंग एंड क्रुएल्टी। अब सोचिए, ऐसे शब्द जो शांति की बात करते हैं, उन्होंने हमें दे दिया है इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट। वेल, पीपल वर ऑल सेट कि इस बार तो हम क्रिंज वाले टिकटॉक वीडियोस बना के पैसे कमा के ही रहेंगे, बट टिकटॉक की इंडिया वापसी की जो खबर है वो सिर्फ एक रूमर निकली। The Right Angle with Sonal Kalra. She rules the screen and she rules her home. She's a global icon, a fitness guru and a mom who knows exactly what's in her kids' lunchbox. कभी सोचा है शिल्पा शेट्टी की मॉम भी आज भी उनके फैशन चॉइसेस को क्रिटिसाइज करती होंगी? और इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी हाउ डज सुपरस्टार शिल्पा शेट्टी कुंद्रा मास्टर द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग एंड कीपिंग हर फैमिलीज हेल्थ इन चेक? आखिर इसका सीक्रेट क्या है? Hello and welcome to another episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Well, इसका जवाब आज शिल्पा शेट्टी खुद हमारे शो पे आके देंगी, लेकिन उससे पहले let's check out the weekly wrap. एक्टर गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के अलेजेडली क्रम्बलिंग मैरिज के अराउंड काफ़ी ड्रामा क्रिएट हुआ रिसेंटली। एक अफवाह ऐसी उड़ी कि सुनीता हैज़ फाइल्ड फॉर डिवोर्स फ्रॉम गोविंदा, हर हस्बैंड ऑफ 38 ईयर्स, और रीज़न है चीटिंग एंड क्रुएल्टी। लेकिन उनकी टीम और उनके मैनेजर ने इस डिवोर्स की खबर को डिनाई कर दिया है। देयर डॉटर टीना आहूजा स्पोक टू HT एंड सेड इट्स ऑल रूमर्स। वेल, वी आर ग्लैड अबाउट दैट। एक्टर्स अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मच अवेटेड थ्रिलर हैवान टू बी डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन वो फ्लोर्स पे चली गई है इन कोची, केरला, और शूट शुरू हो गया है। अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान आर रीयूनाइटिंग ऑन स्क्रीन आफ्टर 17 ईयर्स। उन्होंने लास्ट में टशन की थी 17 साल पहले। एंड प्रियदर्शन हैज ऑल्सो कन्फर्म्ड कि एक्टर मोहन लाल विल ऑल्सो बी जॉइनिंग देम इन हैवान इन अ कैमियो रोल। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा स्क्रीन पे। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। वेल, पीपल वर ऑल सेट कि इस बार तो हम क्रिंज वाले टिकटॉक वीडियोस बना के पैसे कमा के ही रहेंगे, बट टिकटॉक की इंडिया वापसी की जो खबर है वो सिर्फ एक रूमर निकली। टिकटॉक हैड बीन बैंड इन इंडिया इन 2020 आफ्टर द इंडो चाइना गलवान वैली क्लैश, लेकिन इस हफ्ते लोगों ने देखा कि टिकटॉक की वेबसाइट सडनली ऑपरेशनल हो गई है। पहले इस पर सिर्फ एक नोटिस आया करता था जब आप टिकटॉक की वेबसाइट पे जाते थे दैट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, पर अब सडनली ये वेबसाइट एक्सेसिबल है। टिकटॉक फिर भी नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल इन आवर कंट्री। इट इज़ स्टिल नॉट अनब्लॉक्ड एंड टिकटॉक रिमेन्स बैंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है एक ऐसा डिसीजन जिसने इंडियन ऑनलाइन गेमिंग सीन पे बहुत ही कहर ढा दिया है। ऑनलाइन गेमिंग जिसमें मनी और गैमलिंग इन्वॉल्व होती है वो भी एक तरीके से क्या एक्चुअली पूरा बैन ही हो गया। ड्रीम 11 विच होस्टेड पेड गेम्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म हैज़ हैड टू स्टॉप विथ ऑल ऑफ द पेड गेम्स विद इमीडिएट इफेक्ट। अब आप सिर्फ उस पर वो फ्री टू प्ले वाली गेम्स जो है वो ड्रीम 11 के प्लेटफॉर्म पे खेल पाएंगे। ऐसा करने के बाद ड्रीम 11 ने पुल आउट कर लिया है फ्रॉम बीइंग द लीड जर्सी स्पॉन्सर्स फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखते हैं कौन नया लीड स्पॉन्सर आएगा, इंडियन जर्सी पे किसका नाम आएगा। मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, और तो और ये रुमाल भी सेक्सी। ये ऑब्वियसली मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ये है गोविंदा की फिल्म दुलारा का एक बहुत ही फेमस गाना। एप्टली सम अप करता है आर ऑब्सेशन विद व्हाट आर सेलिब्रिटीज वेयर एंड हाउ दे लुक। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि इतने महंगे चमक दमक वाले ब्रांडेड कपड़े, क्या सेलिब्रिटीज़ के पास सच में इतना पैसा होता है कि वो कभी अपने कपड़े रिपीट नहीं करते? और अगर नहीं होता तो वो हर बार नई चीज़ कहाँ से ले आते हैं, और ये सब चीज़ें उनके पास आती किधर से? एयरपोर्ट पे दीपिका पादुकोण की वो ओवरसाइज शर्ट, अवार्ड्स फंक्शन में आलिया भट्ट की साड़ी, रणबीर कपूर ऑन द रेड कार्पेट। आज का हमारा ये मिस्ट्री सॉल्व करेगा कि ये कपड़े कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में 3 टाइप के आउटफिट्स की कैटेगरी होती है। पहला होता है जो उनके एवरीडे लाइफ में वो कपड़े पहनते हैं, पर कहीं ना कहीं पैपराजीज उनको कैप्चर करते हैं। इनमें आती है इंटरनेट की जो एक इनफेमस इजाद है, एयरपोर्ट लुक और जिम लुक। इनमें से अ लॉट ऑफ द आउटफिट्स दैट दे वेयर आर एक्चुअली गिफ्टेड और सिंपली सेंट टू देम
बाय डिफरेंट ब्रांड्स फॉर फ्री, क्योंकि ब्रांड्स चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ उनके कपड़े पहने, डेली वेयर में यूज़ करें, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की जो फोटो होती है उसी से ब्रांड के उस डिज़ाइन की सेल बढ़ जाती है. सो ब्रांड्स रियली एक्सपेक्ट दैट सेलिब्रिटीज़ शुड आइदर पोस्ट इट ऑन देयर सोशल मीडिया एंड टैग देम, or the paparazzis will capture it and then other fashion websites will tag them. Celebs के अपने खुद के खरीदे हुए कपड़े कभी भी नहीं होते, और कभी कभी on for special occasions and for big stars वो खुद जो कपड़े खरीदते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, उनके प्राइसेस आपको शॉक करके रख सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सुपरस्टार शाहरुख खान प्रेफर करते हैं कि वो कुछ सर्टन ब्रांड्स पहने. जैसे आप ये देखिए, उनका ये जो लुक है ये इन्होंने एयरपोर्ट पे रिसेंटली पहना था. ये जैकेट थी इटालियन ब्रांड ऑफ वाइट की, जिसका प्राइस है 1,77,000. उनके शूज़ उनके फेवरेट ब्रांड गोल्डन गूज के हैं, जिसका प्राइस 50,000 रुपये पर पेयर से शुरू होता है. ओवरऑल जो लुक है वो एक्चुअली काफ़ी लाखों तक पहुंच जाती है किसी भी बड़े सुपरस्टार की. ऑन दी अदर हैंड देयर आर एक्टर्स ऑल्सो जो बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं कई बार, जैसे अनन्या पांडे वाज स्पॉटेड एट गोल्डन टेम्पल इन ए वेरी सिंपल कुर्ता विच वॉज प्राइस्ड एट 4,000 रुपये, और सुना है इस कुर्ते की काफ़ी सेल बढ़ गई जब उन्होंने पहना उसके बाद. सारा अली खान ने 12,000 रुपये का ये कुर्ता पहना था अपने किसी रिलीजियस पिलग्रिमेज पे. तो आप समझ ही गए होंगे कि एवरीडे लाइफ में तो ये गेम के रूल्स काफ़ी सिंपल होते हैं कि किसी दिन कुछ ब्रांड ने बेच दिया, किसी दिन खुद का पहन लिया. थिंग्स चेंज कम्प्लीटली व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आउटफिट्स. वो ऐसे कपड़े होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ पार्टीज़ में, इवेंट्स पे और अवार्ड फंक्शंस में पहने हुए दिखते हैं. ये एक बहुत ही डिफरेंट सिनारियो होता है. अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है, इनके पास ये कपड़े कहाँ से आते हैं. तो एक्टर्स की पब्लिक अपीयरेंस पे जो उनके कपड़े हैं उनको लाने का काम उनकी टीम का एक इंसान करता है, जिसे स्टाइलिस्ट कहा जाता है. स्टाइलिस्ट एक चीज़ करते हैं जिसे सोर्सिंग कहते हैं. तो स्टाइलिस्ट सारे अपैरल ब्रांड, सारे लग्जरी लेबल से टच में होते हैं और वहाँ से वो ब्रांड से कपड़े सोर्स करते हैं. बॉलीवुड के कुछ फेमस स्टाइलिस्ट हैं जैसे अनायता श्रॉफ अदजानिया, हु वर्क्स विद द लाइक्स ऑफ कटरीना कैफ, करीना कपूर. There's a stylist called Shalina Nathani who in her clients has Deepika Padukone and Shahrukh Khan. निताशा गौरव, एका लखानी, इन लोगों ने रणवीर सिंह के साथ काम किया एज अ स्टाइलिस्ट. एंड देन देयर आर मेनी मोर. पहले ये डिसाइड होता है कि एक्टर को किसी रेड कार्पेट अपीयरेंस के लिए जाना है. उसके बाद स्टाइलिस्ट को जो ब्रांड्स हैं वो अपनी लुक बुक भेजते हैं और स्टाइलिस्ट ये लुक बुक सेलिब्रिटी को भेजता है. हर इवेंट के लिए हर बड़े एक्टर, स्पेशली जिन्होंने स्टेज पे जाना होता है, उनको 5 से 10 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि वो इस अवार्ड फंक्शन पे क्या पहन के जाए. कि जो पर्सनल स्टाइलिंग जो होती है उसके लिए स्टाइलिस्ट स्टार्स को तकरीबन 30,000 रुपये पर अपीयरेंस चार्ज करता है. लेकिन अगर वही कपड़े उन्हें किसी ब्रांड शूट के लिए चाहिए होते हैं या किसी प्रोडक्शन हाउस के कमर्शियल काम के लिए चाहिए होते हैं तो ये पैसा 30,000 से बढ़ के 60-70,000 रुपये फॉर पर आउटफिट हो जाता है, सोर्स करने का पैसा. और कभी कभी ये जो कपड़े पहने जाते हैं इनको सेलिब्रिटीज़ टू मेक अ पॉइंट और टू सेंड आउट अ मैसेज रिपीट भी करते हैं. जैसे आलिया भट्ट ने अपनी शादी की जो उनकी आइवरी वेडिंग साड़ी थी, साब्यसाची वाली साड़ी, वो दोबारा पहनी जब उन्हें नेशनल अवार्ड मिला फॉर द फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी. दिस इज देम ट्राइंग टू डू सस्टेनेबल फैशन. और जब सेलिब्रिटीज़ ऐसा करते हैं तो वो अपनी तरफ से लोगों को एनकरेज करते हैं टू नॉट डिच देयर क्लोथ्स and to send out the message that it's okay to reuse them without any second thought. They also claim that it helps the environment, although ये symbolic gestures होते हैं. और अब हम फाइनली आते हैं उस तरह के आउटफिट्स पे जो आपको फिल्मों में स्क्रीन पे दिखाई देते हैं. दैट इज़ द क्लोथ्स दैट सेलिब्रिटीज़ वेयर ऑन स्क्रीन इन द कोर्स ऑफ अ फिल्म. जैसे कॉकटेल में दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर ने, वो कैरेक्टर था उनका वेरोनिका, जिसमें उन्होंने स्कॉट्स पहनी, पलाजोज पहनी. आपको याद होगा जब वी मेट की करीना कपूर के आइकॉनिक कुर्ताज जो उन्होंने जीन्स के साथ पहने थे. मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना की दैट ऑरेंज शर्ट. ये सब फिल्में भी लोगों को याद रहती हैं और कैरेक्टर्स के कपड़े भी याद रहते हैं. पर आपने कभी ये सोचा है कि जब शूट खत्म हो जाती है एक फिल्म की तो ये कपड़े जाते कहाँ हैं? तो ये बात आज हम आपको बताते हैं. कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बोला जाता है उन लोगों को जो डिसाइड करते हैं अलॉन्ग विद द प्रोड्यूसर्स कि एक कैरेक्टर की लुक कैसी होगी. जब फिल्म की स्क्रिप्टिंग होती है तो स्क्रिप्टिंग लेवल के बाद एक स्टेज होती है जिसे प्री प्रोडक्शन कहते हैं. उस प्री प्रोडक्शन में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि उस कैरेक्टर को किस टाइप का लुक देना है. जैसे अभी सैयारा फिल्म बहुत पॉपुलर हुई, उसमें अनीत पदा का जो कैरेक्टर है, शी इज़ शोन एज अ जर्नलिस्ट. तो एक जर्नलिस्ट, उनकी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट लुक बनाई गई है जिसमें सुना है कि बहुत वक्त लगा और उसके हिसाब से फिर
फिर कपड़े सोर्स किए गए। जब ये जो कपड़े होते हैं, क्योंकि ये ख़रीदे जाते हैं शूट के लिए, तो इनके हकदार होते हैं प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर, बिकॉज पैसा तो उनका ही लगा है। तो शूट ख़त्म होने के बाद जब वो श्योर हो जाते हैं कि अब आउटफिट्स की ज़रूरत नहीं है, तो उनको पैक कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। नहीं तो ये भी होता है कि किसी फिल्म की हीरोइन के लिए जो कपड़े ख़रीदे जाते हैं वो किसी दूसरी फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट को देने के लिए यूज़ हो जाते हैं। जो पीछे के बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं वो भी प्रोडक्शन हाउस को देने होते हैं। तो कई बार इस तरह से वो कपड़े रिसाइकिल होते हैं कि हीरोइन के कपड़े आपको किसी और फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट पे दिखेंगे, और दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को ये कपड़े बेचे भी जाते हैं फॉर स्मॉलर फिल्म्स जो OTT पे आती हैं, या उन कपड़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेचा भी जाता है, बिकॉज बहुत पैसे लगते हैं उन्हें सोर्स करने में, खरीदने में। राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने बात की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नचिकेत बर्वे से, हु वाज ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन फॉर द फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। आप देखिए नचिकेत ने हमें क्या बताया। Sometimes, I mean, unfortunately, we don't have a costume museum or a archival space where film costumes or iconic film looks can be preserved. So the costumes really end up kind of staying in the peties or the trunks that the costume department and the producers own. And they just lay there, waiting for some oxygen and some recognition. Unfortunately, also because we are not so great with archiving our old pieces, sometimes they get spoilt with rains, with moths, with something else, but they remain immortalized on the big screen and on celluloid and help the audience connect with actors in a very believable setting that the magic of costume design does. तो नचिकेत कितनी सही बात बोली है। मैं इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये ऐड करना चाहती हूँ कि तानाजी फिल्म में अजय देवगन के कैरेक्टर के सेम कॉस्ट्यूम के 6 पीस बनाए गए थे, क्योंकि वो वॉरियर का रोल प्ले कर रहे थे, और किसी सीन में उनके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ था, या किसी सीन पे उनके कपड़ों में बहुत मिट्टी कीचड़ लगा हुआ था। और ये भी होता है कि जो एक्शन फिल्में होती है उसमें जो हीरो पहनता है वही सेम कपड़ों का सेट खरीदा जाता है उनके बॉडी डबल के लिए भी, क्योंकि जो स्टंट हो गए उसमें सेम कपड़े चाहिए होंगे, तो बॉडी डबल को वो सेम कपड़े मिल जाते हैं। और इस वजह से कई बार एक कॉस्ट्यूम के 2 या 3 कॉपीज बना के रखी जाती हैं ताकि फिल्म की शूट रुके नहीं। कई बार फट भी जाता है तो उनके पास इमीडिएटली बैकअप होता है, एक मेन कॉस्ट्यूम और एक बैकअप कॉस्ट्यूम। एक फिल्म आई थी, कई दफ़ा क्या होता है कि प्रोड्यूसर गोज और डायरेक्टर गोज दैट एक्स्ट्रा माइल to procure clothes that will hopefully remain memorable। एक फिल्म आई थी करीना कपूर की हीरोइन, जिसमें उन्होंने एक एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था, और उनके कैरेक्टर के कपड़े डिसाइड किए थे फेमस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एंड डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ने। उनके कपड़ों की, करीना की उस फिल्म में कपड़ों की कॉस्ट 1 करोड़ से ऊपर थी। और मधुर भंडारकर जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि करीना के कपड़ों की कॉस्ट हीरोइन फिल्म के लिए, उनकी चांदनी बार एक फिल्म थी, उसके पूरे बजट से ज़्यादा थी। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि देवदास जो फिल्म थी संजय लीला बंसाली की, उस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन ने पारो का रोल प्ले किया था, और उसके लिए संजय लीला बंसाली और उस फिल्म की कॉस्ट्यूम डायरेक्टर नीता लुला, उन्होंने 600 साड़ियाँ खरीदी थी कैलकाटा से। तो वैसे तो ये सब प्रोडक्शन हाउस की प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी अच्छे कॉज के लिए जो बहुत मेमोरेबल कपड़े होते हैं उनको ऑक्शन भी किया जाता है। जैसे अक्षय कुमार का कॉस्ट्यूम जो उन्होंने ओ माई गॉड फिल्म में पहना था, वो एक अच्छे कॉज के लिए 15 लाख रुपए में ऑक्शन हुआ था। सिमिलरली आपको याद है सलमान खान का वो जाए जाए जवानी फिर ना आए वाला जो बहुत फेमस गाना है, उसमें उनका एक वाइट कलर का टॉवल था। वो वाइट कलर का टॉवल 1,40,000 रुपये में ऑक्शन हुआ था, और वो एक NGO को गया था एक पैसा। तो ये तो रहा असली ब्रेकडाउन की सेलिब्रिटीज़ की एवरीडे लुक्स कैसे होती हैं और ब्रांड कोलैबोरेशंस और परचेजेस कैसे होती हैं। तो आपने देखा कि जो सारा खेल है ये सेलिब्रिटीज़, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व है, सस्टेनेबिलिटी, ब्रांड सोर्सिंग, स्टाइलिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सेलिब्रिटी की लुक देखें तो याद रखिए कि ये कपड़े सिर्फ स्टाइल नहीं है, केयरफुली मैनेज्ड इंडस्ट्री का हिस्सा है। सावन नहीं, इंटरनेट पे आग लगा दी है इस बार हमारे मीका सिंह पाजी ने, विथ 2 वर्ड्स, ओम शांति। अब सोचिए ऐसे शब्द जो शांति की बात करते हैं, उन्होंने हमें दे दिया है इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट, क्योंकि मीका ने ये क्या कर दिया कि एक पोस्ट आई इंस्टाग्राम पे जो ये बात कर रही थी कि प्रियदर्शन जो फिल्म डायरेक्टर है, वो शायद हैवान जो फिल्म बन रही है अक्षय कुमार सैफ अली खान की, वो शायद उनके करियर की आखिरी फिल्म हो। तो मीका जी ने किसी मूड में आखिरी फिल्म वर्ड पढ़ लिया और प्रियदर्शन पढ़ लिया, और उन्होंने उस पोस्ट पे कमेंट किया ओम शांति। शोक मनाते हुए इस कैजुअल कमेंट को जब मीका ने किया तो उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर
झड़ी लग गई बहुत ही फ़नी रिप्लाइज़ की फ्रॉम द फैंस। एक फ़ैन ने कहा कि पाजी अभी शाम हुई है, आज इतनी जल्दी पी लिया आपने। एक और फ़ैन ने कहा कि पाजी पेग शेक तो मार लिया है पर तुसी चश्मा उतारो। एक और फ़नी कमेंट था कि मीका पाजी मेरा भी एक ब्रांड आ रहा है, उसको लेने के बाद शायद आपका बैलेंस सही रहेगा। वेल थैंक यू फॉर द वेल इंटेंशन्ड बट बैडली टाइम्ड ह्यूमर मीका जी, बट थैंकफुली प्रियदर्शन इज़ डूइंग वेल एंड आई होप ही कंटिन्यूज़ टू डू सो। Good looks, smashing acting debut, back-to-back hit films, and then it all came crashing down one day. आज हमारे सेगमेंट वेयर आर दे में हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने सक्सेस की हाइट्स को छू लिया था बहुत ही कम टाइम में और फिर एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया। जी हाँ, ये बात है एक्टर शाइनी आहूजा की। दिल्ली में बॉर्न हुए थे शाइनी आहूजा, जिन्होंने मॉडलिंग के साथ अपने करियर की शुरुआत की एंड आफ्टर हिज वेरी फर्स्ट कमर्शियल फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड उनके पास ऑफर्स की भरमार आ गई थी। सुधीर मिश्रा द डायरेक्टर ऑफ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, उन्होंने उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक ऐड में देखा, ऑडिशन के लिए बुलाया और उसके बाद उन्हें किसी और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था लेकिन किसी और कैरेक्टर में उनको जगह मिल गई और 2005 में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया ऐसी काफ़ी कल्ट फिल्मों में शाइनी आहूजा ने काम किया था। लेकिन 2009 में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी ज़िंदगी, उनका करियर हमेशा के लिए बदल गया। उनकी 19 साल की डोमेस्टिक हेल्प जो थी उसने शाइनी आहूजा को रेप के लिए अक्यूज़ किया। ड्यूरिंग द ट्रायल शी चेंज्ड हर स्टेटमेंट एंड देन टोल्ड द कोर्ट दैट शी वाज नेवर रेप्ड, लेकिन जज ने उनकी बात नहीं मानी और फिर 2011 में शाइनी आहूजा को 7 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई, लेकिन उन्हें उसी साल में बेल मिल गई, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। तो शाइनी का करियर जो है वो इसके बाद कभी रिकवर नहीं कर पाया। उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किए टू डू अ कम बैक। वेलकम बैक में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था लेकिन दैट डिडंट रियली मटीरियलाइज। अभी हम शाइनी आहूजा की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रेडिट पे पिछले दिनों कुछ खबरें आई जिससे हमें पता चला कि शाइनी आहूजा जो अब 50 साल के हो चुके हैं वो फिलीपींस शिफ्ट कर गए और अपनी फैमिली के साथ कुछ गारमेंट बिजनेस कर रहे हैं। उनके कुछ फोटोग्राफ्स भी रेडिट पे आई जो उनके फैंस ने उनके साथ लिए हैं, जहाँ शाइनी काफ़ी डिफरेंट दिख रहे हैं फ्रॉम व्हाट ही यूज्ड टू लुक एट दैट टाइम। वेल, इस करियर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी का अंदाज़ा अगर किसी एग्जाम्पल से लग सकता है तो वो यही है। इस हफ्ते थिएटर्स में आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी परम सुंदरी। ट्रेलर से लग रहा है कि ये फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस मीट्स टू स्टेट्स है। सोनू निगम का गाना परदेसिया काफ़ी वायरल हो रहा है इस फिल्म से। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट एंड व्हाट द फेट इज। In the On Call with segments this week, I have an actor who's extremely stunning, gorgeous. She's a great actress and very close to my heart, but she's hit the ball out of the park as being an entrepreneur. Please welcome Shilpa Shetty Kundra. Hey Shilpa, welcome to Right Angle. Thank you. Wonderful. I'm so happy that we could do this, and you're looking so lovely, Sonal. Thank you so much Shilpa, and so are you. तो शिल्पा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इतना अच्छा कोई 24/7 कैसे लग सकता है? लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस हैव बैड हेयर डेज, वी हैव ब्लोटेड डेज, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ डेज। तो बट हाउ कैन समबडी लाइक यू लुक सो इमैक्युलेट, सो गुड ऑल द टाइम? तो मतलब नॉर्मल लोग करें क्या? हम ओजेम्पिक ले लें, मोंजारो लगा लें, क्या करें अपने साथ? हाउ डू वी लुक लाइक यू? Oh, I lost you there for a second, but thank you. इसे मैं एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूंगी। ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव बैड डेज। आई थिंक दोज बैड डेज आई एम एबल टू कैमोफ्लेज वेल। एक्टर हूं ना तो कैमोफ्लेज कर देती हूँ। बट बाकी मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आप समझती हैं कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आपकी सीरत में खूबसूरती है, तो आप उसे रिकग्नाइज करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट सीधा आपके मुंह पे मारा है मैंने। No, actually, Shilpa, I mean, there is a certain radiance, a certain positivity to you, which always comes out as a beautiful person inside out. So, kudos to you for that. Thank you. So, please tell us about KD the Devil, which is your next project. It's a pan India film. So, what is it all about? Um, yes, it is a pan-India film, one of my first. It's shot in Kannada, but it's
I can't really divulge too many details. लेकिन मेरा जो किरदार है मैंने इस किस्म का किरदार कभी प्ले किया नहीं है और इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट्स से तो अ, एक डॉन की बीवी प्ले कर रही हूँ और एक रेट्रो फील है सो to be able to go back into the 70s, the late 70s. I was very inspired by how my mom looked in the late 70s through her pictures. So this film and Satyavati, the character that I play, is an ode to my mom, at least in the way she dressed up. And because I'm a Mangalorean myself and Kannadiga to a certain extent, I I felt it just came very easily, for me. So I'm thrilled and very excited for people to see me in this role. Well, I can't wait to someday ask you how your mum felt when she saw you in that role, because if you're doing this as a tribute to her, then her feedback is most important. Absolutely. She's actually quite excited as well because I remember making sure that, the winged liner looked like hers back in the day and they used to backcomb their hair a lot. And my mom had, hip length hair back in the day. So I went with with that with that look and the director was very very happy and the knotted blouses, but more than that I just think that the character is so powerful. When the character is powerful, then it all comes together. So ये जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो चीजें important है, but to be able to become that character, I think she's this very fierce, fiercely loyal, um, and quite crazy as a character. Um, Actually, pretty much like a bunt woman, you know. Yeah, she'll go to any length to protect her family, her husband, and I enjoyed it. Really enjoyed playing that part. Well, क्या बात है. And talking of iconic characters, Shilpa, you've played so many iconic characters with very iconic looks. Is there a personal favorite, like in throughout your career? Is there a look that you've really liked? I think Dhadkan is a film that catered to the classes and the masses. Uh, और मैं 90s में मैं बहुत ही मासी हीरोइन रह चुकी हूँ और आई थिंक उस मोल्ड से निकल के धर्मेश जी ने और मनीष ने उस वक्त बहुत मेहनत की कि मतलब कपड़े यहाँ तक थे मेरे मतलब थोड़ा सा भी क्लीवेज नहीं and they still made me look so glamorous. So to be able to appeal to the classes and masses, I think is definitely a huge bonus for a heroine. And when you're able to do that, then you achieve, fame overall. So you're catering to the diaspora as well. So that was one of those films where uh, the fashion was talked about, the styling was talked about, the songs were talked about, the script was talked about. So I feel so grateful to be um able to talk about a film that we shot 25 years ago, and it's still considered to be one of my best and audience's best as well. It was an iconic film. Yeah, absolutely. That blue shadi ka lehenga became so iconic. Yeah. And talking of trends, Shilpa, you're one person who's actually kept herself very, very relevant all these years. I mean, it's been about 25 years, and you're still very up to date with the trends. And even in your work, you've kept yourself relevant through reality shows. And but do you think ab wo stage aa gayi hai where you say that I would want to do whatever or wear whatever it is that I want, to hell with the trends, and I really don't want to keep up? Is there a stage that's come in your life now? Well, I think I've said this before, and I'll reiterate it again. I've never been a trend follower. I've always been a trendsetter, and I want to continue to be able to do that. Um, मैं पहले भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं वही पहनूंगी जो मेरा मन करेगा और हाँ, तब ड्रेस सेंस बहुत खराब था मेरा, अब थोड़ा सा सुधर गया
आई थिंक अनुभव के साथ थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि क्या नहीं करना चाहिए. But otherwise, I'm the sort of person, I have to feel happy and I have to feel comfortable in what I'm wearing, and that definitely is the prerequisite when I go into my wardrobe and I take out something to wear. So Shilpa, there's a question that my daughter Nikita wanted me to ask you. This is about your advocacy of healthy living, but as the Gen Zs now say, there is this trend of almond mom. So if you say too much about what your children should be eating, you're basically branded as an almond mom. So you have a teenager at home. So ये जो भी आप उन्हें बताते हो, does he listen to essentially what is it that you're trying to tell him with regards to diet and eating? Well, I'm a huge believer in clean eating. So whether it be for a grown up or for a child, I would obviously continue to propagate that. You are what you eat, they say. And I think the whole almond mom terminology came from the fact that there was this mom who was trying to, you know, uh, keep the child uh, in a certain size or shape, and she was only feeding her almonds. That's something that I'm totally against. I think you have to have a balanced and a healthy diet for your child. And like you're aware, I binge on Sundays. I also allow my kids to binge. So there has to be a certain level of discipline uh, when it comes to sport, uh, study time, parenting, or sweet. So I call it sweet discipline. So the children then look forward to, a weekend where they know they're allowed to eat whatever they want, uh, still within limits. And then there is a certain schedule, a nutrition balanced diet that is packed for them for their school lunches. And I get photographs of how much they've eaten, because, those are the perils of a working mom, because I can't be there checking and knowing what's going on many a times when I'm at shoot. So the maid literally has to take a photograph and tell me how much they've eaten. And then my question to them in the evening is, why didn't you eat this? So no, it has to be balanced. And I definitely want moms to encourage kids to uh, to have healthy fats in their food. I see a lot of people steering away from ghee, from coconut oil, cooking their food in olive oil. Please don't do that to your kids. Um, Please encourage them to have white butter. Encourage them to have good after their food if they're having a sweet craving. I make chicky with white sesame, black sesame, and I put all kinds of things in it, pistas, and then I coat it with sometimes with dark chocolate. I do all kinds of things. Yeah. So, you have to obviously also keep it interesting for kids, otherwise they get bored. So that would be my advice as a mom. Yeah, well, Shilpa, I've seen you with your kids, and I know that you're a very indulgent mom, but also somebody who takes complete care that everything is balanced. And talking of home, घर पे कौन सबसे बड़ा शिल्पा शेट्टी फैन है और कौन सबसे बड़ा शिल्पा शेट्टी क्रिटिक है? मेरे बच्चों में से बच्चों में से या फिर राज, शमिता, योर मॉम, आई मीन क्लोज फैमिली में से? क्रिटिक तो सबसे बड़ी मेरी मम्मी रही है. अ, आज भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैं ब्लाउज हाई पहनती हूँ तो बोलते हैं कि ये ब्लाउज मुझे अच्छा नहीं लगा है. ये सुपर डांसर पे मैं we have designers. I have a stylist, and then we procure clothes from designers. Back in the day, we had to make the blouses depending on the sari that we were wearing. तो वो she's stuck in that time warp. She still feels that I should change the designer's concept and make sweetheart necks. उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं हाई नेक पहनती हूँ. ये कैसा गंदा ब्लाउज है. So yeah, so I actually, when I do something, even today, I'm catering to that TG, my mother. कि उनको अच्छा लगेगा तो फिर, you know, she's my audience. So when she watches me on screen,
Um, she she really she says it as it is. So she'll call a spade, and I appreciate that. Even my sister, for that matter. Um, yeah. Otherwise, my husband also. I mean, now he started. He started the first 5 years of marriage. He didn't say anything, and then after that, he was like, "ये नहीं पहनना चाहिए था तुम्हें." But I think uh, my daughter is very enamored with uh, this whole paparazzi culture. She's still just 5, so she's just kind of taking it all in, and she's like, "Mama, you're famous." That's the new thing. "Mama, you're famous." I hear this very often now with her. My son is very chill. My son is very chill, and I think I've become. I know about the goings on today, and I think I'm keeping up with, or rather people say that, how do you reinvent yourself all the time, is because my kids are that age that I get to know what they like, and when they don't appreciate what I'm wearing, I want to cater to them now, you know so my son will be like, I don't like these kicks on you. They're kicks, by the way, they're not shoes or sneakers, if you please, anymore. So my language has changed, my taste has changed, because I'm catering to a new age and a new audience through my kids. Well, amazing. And Shilpa, this brings me to my last question, which is actually the signature question that we ask all our guests on The Right Angle, that you are an inspiration to millions and millions of fans, but अगर उन्हें कल का शिल्पा शेट्टी बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत, डिसिप्लिन डिसिप्लिन का होना तो बहुत जरूरी है, और साफ दिल का होना बहुत जरूरी है. अच्छा खाओ, साफ सोचो, और अच्छे मन से करो, नेकी करो, दरिया में डालो. शिल्पा शेट्टी तो नहीं, अच्छे इंसान बनोगे आप. अभी इस जन्म में सिर्फ मैं ही हूँ, अगले जन्म का देखते हैं. What a fabulous, fabulous answer, Shilpa. And thank you so much for your time and for being on The Right Angle. As I always say, I hope all angles in your life remain the right angle. Thanks for being with us. Thank you so very much. Lots of love, heartfelt gratitude. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Well, with this, we come to the end of this week's episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please अपना feedback देना नहीं भूलेगा on the comment section in YouTube, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं sonal.kalra@hindustantimes.com. Do not forget to watch this show next week, Friday, 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. ठीक है. Everyone is concerned about their problems. Are we rolling? Okay. बढ़िया, एक नंबर. Thank you. ना मत, क्योंकि ये मैं खुद ही कुछ बोलती जा रही हूँ, इसलिए. मैंने मिस क्या किया? निशान में से घूर के देख रहा था.